अभी तक हम लोग यूनिट्स ख़त्म कर चुके हैं, डायमेंशंस ख़त्म कर चुके हैं, और फाइनली हम पहुँचे हैं अभी कहाँ पर, मेज़रमेंट के ऊपर। और मेज़रमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये समझिए कि यूनिट से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मेज़रमेंट से और डायमेंशन से ये दो ऐसे टॉपिक है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेज़रमेंट बहुत ढंग से पढ़ना है, और मेज़रमेंट में कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ाएं कि हमारे दिमाग में बिल्कुल छपता जाए। साथ में IIT JEE और नीट से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, चाहे भले ही वो एडवांस तक के कंसेप्ट हो, वो सारे कंसेप्ट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। कोई भी टॉपिक इसके अंदर छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग को एक्यूरेसी और प्रिसीजन सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, जिससे कि हमारे दिमाग में हर चीज़ छपता भी चले। तो चलो देखो, दो चीज़ें होती हैं दुनिया में जब मेजरमेंट हम लोग करते हैं, कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, नाप तोल करते हैं। तो नाप तोल करते समय दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं? पहला होता है बेईमानी। बेईमानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? चीटिंग। तो पहली चीज़ है बेईमानी, चीटिंग। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है हमारे पास एरर। एरर, बेईमानी और एरर, एरर का मतलब गलती, त्रुटि। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि चीटिंग जो है वो जानबूझकर किया जाता है। चीटिंग कैसे करते हैं हम लोग? चीटिंग करते हैं हम लोग जानबूझकर। जानबूझकर चीटिंग किया जाता है। और एरर क्या होता है? एरर, एरर का मतलब तो गलती है। तो गलती से होता है, ये अनजाने में होता है। एरर कैसे होता है? एरर होता है हमसे अनजाने में। सही है। और जब जानबूझकर गलती किया गया है, तो जानबूझकर जो गलती किया जाता है वो हमारी चॉइस होती है, हमारी मर्जी है। हम चाहें तो गलती करें, चाहे तो ना करें। करो चीटिंग, करो बेईमानी। जब पुलिस वाला पकड़ेगा और डंडे बजाएगा, तो अपने आप समझ में आएगा बेईमानी करने का क्या नतीजा होता है। और एरर जो है, एरर हमारे हाथ में नहीं है। एरर जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये चॉइस नहीं है हमारी, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है। तो ये जो एरर है, इट इज़ नॉट अ चॉइस, ये होता ही होता है। ठीक है, हर मेजरमेंट के अंदर एरर जो होता है ये होना ही है, होता ही है। कुछ भी कर लो, चाहे तुम दुनिया का बेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर के आओ, फिर भी एरर क्या होगा? एरर होगा ही होगा। एरर से कोई बच ही नहीं पाया। एक मेजरिंग स्केल ले लो, वेइंग मशीन ले लो, एक मान लो एक वेइंग मशीन तुमने ले लिया, और इस वेइंग मशीन के ऊपर तुमने एक ऑब्जेक्ट रख करके मेज़र किया। तुम देखना कभी इसका डिस्प्ले के ऊपर पढ़ना, अगर ये मेज़र करके बताता है 2.75, तो 2.75 थोड़ी देर बाद वो बताएगा 2.76, फिर बताएगा 2.74। आप इसको उतार दीजिए, फिर दोबारा रखिए, फिर दोबारा अलग बताएगा, उतार के फिर दोबारा रखो, फिर दोबारा अलग बताएगा। तो एक ही मेजरमेंट हम लोग एक ही डिजिटल कांटे से अगर बार बार करते हैं, तो भी वो डेसिमल के लास्ट डिजिट में जा करके बार बार वो गलती करता है। तो कौन से वाले मेजरमेंट को सही माने, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये जो गलती, अभी तो ये डिजिटल है, डिजिटल डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे वो अपने जो मेजर्ड वैल्यू है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, डिजिटल डिस्प्ले नहीं लगा रहता है, उसके अंदर चिप नहीं लगा रहता है, तो फिर और ज़्यादा एरर आता है। तो एरर जो है ये होता ही होता है, ये हम अनजाने में नहीं, अनजाने में कहिए या फिर ये कह लिए कि हम कितना भी कॉन्शियस रहें, ये होना ही होना है। तो जब जो चीज़ हम जानबूझकर करते हैं, चीटिंग जो है ये जानबूझकर करते हैं, तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग छुपाते हैं। कोई भी बेईमानी करता है तो बेईमानी करके थोड़ी बताता है कि मैं बहुत बड़ा बेईमान हूँ। वो क्या करता है? छुपाता है। और जो एरर जो है, ये जो अनजाने में हो रहा है, अनजाने में जो एरर है इसको बताना पड़ता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं। एरर आपको बताना ही पड़ता है। ठीक है। और कैसे बताते हैं? मैक्सिमाइज करके बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। इसको मैक्सिमाइज करके तब बताया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा करके बताया जाता है, छुपा के नहीं, कम करके नहीं। ठीक है। तो अब हमें लगता है कि यार हम तो गलती करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, हम छुपा लेते हैं, हम कहाँ बताते हैं किसी को। तो ये बात आपकी नहीं हो रही है, ये बात किसकी हो रही है? ये साइंस की हो रही है। और साइंस में अगर हम लोग एरर छुपाते हैं, तो छोटा सा एरर छुपाने से बहुत बड़े बड़े उसके नतीजे निकल करके आते हैं। सपोज़ छोटा सा एरर आपने छुपाया, अब आप रॉकेट लॉन्च करने वाले हो, है ना, इसरो में जा करके आप रॉकेट लॉन्च करने वाले हो। अब छोटे छोटे एरर छुपाते रहे, तो वो छोटा छोटा एरर धीरे धीरे चल के क्या होता है? बड़ा एरर हो जाता है। और जब बड़ा एरर हो जाता है और आप रॉकेट लॉन्च करते हो, तो वो अपने पाथ पर इस्टेब्लिश होने के बजाय
ऑर्बिट में इस्टेब्लिश होने के बजाय गिर जाता है, और कितने दिनों का टाइम और कितना सारा इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर एरर जो होता है साइंस में छुपाते नहीं है, उसको मैक्सिमम करके बताते हैं। ठीक है, तो ये चीटिंग और एरर में डिफरेंस करते करते हमें ये पता चल गया कि हर डिवाइस जो है वो एरर करता ही है, हम चाहें या ना चाहें डिवाइस एरर करता ही है। ये अनजाने में होता है, हम जानबूझकर नहीं करते हैं, हम कितने भी कॉन्शियस रहे होता है। और ये जो एरर होता है, इस एरर को हम बताते हैं और मैक्सिमाइज करके बताते हैं। इतना समझ में आया एरर में। चीटिंग के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, चीटिंग के बारे में तो पढ़ेंगे पुलिस वाले कि कौन कौन चीटिंग किया और कैसे डंडे बजाना है उसको, तो ये तो पढ़ेंगे पुलिस वाले। और एरर कौन पढ़ेगा? एरर पढ़ेंगे साइंस वाले, मतलब हम और आप। तो ये एरर हमको पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रू वैल्यू। पहला क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब किसी भी चीज़ का, नाम से ही क्लियर है, सही वैल्यू कितना है। कोई भी चीज़ जो हम लोग नाप रहे हैं उसका सही वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल, एक वायर है और इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो सही करंट वास्तव में इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। और दूसरी चीज़ होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? जो हम नापते हैं। मेजर्ड वैल्यू वो है जो हम लोग नापते हैं। तो अब इस करंट को नापने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके सीरीज़ में एक एमीटर लगाना पड़ेगा, और ये एमीटर नाप के बताएगा कि इसके अंदर कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये एमीटर नाप के बताएगा कि इसके अंदर कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये एमीटर मेजर्ड वैल्यू हमको देगा, मेजर्ड वैल्यू देगा। अब देखो, हमारे पास मजबूरी क्या है कि हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, हम चाहते हैं ट्रू वैल्यू निकालना। तो ट्रू वैल्यू मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कभी निकाल पाऊँ। अगर मुझे इस वायर में फ्लो करने वाला करंट निकालना है तो करंट निकालने का तरीका क्या है? मैं एमीटर लगाऊंगा तो ये एमीटर ही तो बताएगा ये कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। असल करंट मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कोई बिजली बाबा तो हूँ नहीं कि इसको पकड़ा ऐसे और पकड़ते ही मैं बता दिया कि हाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो किया। किसी वायर के को पकड़ा, हाँ इसके अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वो नाप करके बताने वाला एमीटर ही है। और अगर एमीटर इसको मेज़र करके बताएगा तो मेजर्ड वैल्यू गलत होगा ही होगा। मेजर्ड वैल्यू 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता है, जरूर उसको गलत होना ही होना है। आ रही बात समझ में? तो ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू गलत होता ही होता है। मेजर्ड वैल्यू के अंदर गलती होगी ही होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेजर्ड वैल्यू के अंदर गलती ना हो। तो इस मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं एरर। सपोज आपने इस एमीटर से मेज़र करके बताया कि 2.6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और इसमें असली करंट जो ट्रू वैल्यू ऑफ करंट था ये 2.5 एम्पियर था। तो एरर कितना हुआ? 0.1 एम्पियर का। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला कि ट्रू वैल्यू हमको पता ही नहीं चलेगा, तो ये पता चला कैसे 2.5 एम्पियर? तो 2.5 एम्पियर निकालने के लिए हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं। वो क्या जुगाड़ करते हैं? जैसे ही एरर का मेजरमेंट सिखाया जाएगा तो बताया जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर इसके अंदर वास्तव में 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता और ये एमीटर 2.6 एम्पियर करंट मेजर करता, तो एरर कितना होता? 0.1 एम्पियर का। इतनी बात क्लियर है? अब मेजरमेंट के अंदर दो चीज़ों की हम बात करते हैं, एक होता है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी डिवाइस से कोई हमने वेट मेजर किया सपोज, अब इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई थी, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। तो सपोज इसका ट्रू वैल्यू हमने ले लिया कि ट्रू वैल्यू इसका है 2.5 kg। अब कोई इसको मेजर करके और बताता है कि 2.6 kg है, कोई डिवाइस इसको मेजर किया और मेजर करके और उसने पहला मास बताया 2.6 kg। कोई दूसरे डिवाइस से मेजर किया हमने और दूसरा डिवाइस बताता है 2.7 kg, और एक तीसरे डिवाइस से मेजर किया, तीसरा डिवाइस बताता है कि ये मास है हमारा 2.2 kg। तो अब देखिए कि ट्रू वैल्यू से सबसे करीब कौन सा है, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये 2.6 kg जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है। 2.7 थोड़ा कम एक्यूरेट है, यहाँ पे 0.2 का एरर आ रहा है। और 2.2 सबसे बेकार मेजरमेंट है, इसमें एक्यूरेसी सबसे कम है। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट आपका M1 है, उसके बाद M2 है, और M3 सबसे कम एक्यूरेट है। तो क्या है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस। एक्यूरेसी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, एक्यूरेसी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी ले लिया करंट में,
ठीक है। नंबर 2 दूसरी चीज़ है प्रिसीजन। प्रिसीजन को ऐसे समझिए कि मान लो कि मैंने एक डिवाइस से एक मास आपने मेज़र किया और उस डिवाइस ने बताया आपको कि ये मास है 2.5 केजी। अब ये जो डिवाइस था, ये डिवाइस ऐसा था कि जिसके डिस्प्ले के ऊपर ऐसे जो डिजिट बने हुए थे, इनमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बताने की फैसिलिटी थी। ये ऐसा डिवाइस था जो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट बता सकता था। तो अगर इस डिवाइस से मैं 2.51 केजी मेज़र करता, तो भी क्या ये डिवाइस 2.5 ही बताता? अगर मैं इस डिवाइस से 2.51 केजी मेज़र करता, तो भी क्या ये 2.5 केजी ही बताता? बिल्कुल, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट बता ही नहीं सकता है। इसके डिस्प्ले में ये सिस्टम है ही नहीं कि ये 2.51 या डेसिमल के बाद 2 डिजिट बता सके। अगर मैं इससे 2.52 मेज़र करूँ, तो भी ये 2.5 ही बताएगा। अगर मैं 2.58 मेज़र करूँ, तो हो सकता है कि ये 2.6 बताए, क्योंकि ये दूसरा डिजिट नहीं बता सकता है। तो इससे मैं 2.5 के बाद से नेक्स्ट क्या मेज़र कर सकता हूँ? 2.5 के बाद अगला मैं 2.6 केजी ही मेज़र कर सकता हूँ। तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट्स के बीच में आप देखेंगे तो 100 ग्राम का 0.1 केजी का या 100 ग्राम का गैप है। ये 100 ग्राम के अंतर को नहीं नाप सकता है। फिर आप एक दूसरा डिवाइस लेकर के आए और इस दूसरे डिवाइस के बारे में आपको पता है कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट नाप सकता है। और अब इसी डिवाइस से, इस दूसरे वाले डिवाइस से अगर आपने ये मेजरमेंट किया, तो ये 2.51 नापेगा, 5258 सारा नाप करके ये बताएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ये 2.51 की जगह पर 2.513 केजी होता, तब ये डिवाइस क्या बताता? ये आपको 2.51 ही बताता, क्योंकि ये तीसरा डिजिट बता ही नहीं सकता है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसा डिवाइस लेकर के आना पड़ेगा जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सके। एक ऐसा डिवाइस जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सके, वो इसको मेजर करके सही से बता सकता है। लेकिन अगर इससे भी नेक्स्ट डिजिट लेकर के आते हैं, तो ये डिवाइस भी नहीं बता पाएगा। तो प्रिसीजन क्या होता है कि कोई डिवाइस, कोई मेजरिंग डिवाइस जब मेजरमेंट करता है, तो वो कितने छोटे छोटे टुकड़ों में आपके मेजर्ड वैल्यू को तोड़ सकता है, कितना छोटा से छोटा वो वेरिएशन मेजर कर सकता है, वो डिवाइस का प्रिसीजन हम कह सकते हैं। रिजोल्यूशन बता देता है, डिवाइस रिजोल्यूशन बता देता है। ठीक है। वैसे अगर प्रिसीजन कहें, तो प्रिसीजन ये होता है कि जब कोई भी मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो एक एक डिवाइस ऐसा हो जो जब भी मेज़र करके बताए, तो एक मेज़रमेंट, एक मेज़र्ड वैल्यू और इसके साथ कई सारे रीडिंग्स अगर हम लेते हैं, कई सारे मेज़र्ड वैल्यू जब वो नाप करके बताए, तो सारे मेज़र्ड वैल्यू एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास-पास हों, तब हम कहेंगे कि वो डिवाइस ज़्यादा प्रिसाइज़ है। एक्यूरेसी अलग है और प्रिसीजन अलग है। 2 चीज़ें होती हैं प्रिसीजन के अंदर। एक तो जो डिवाइस प्रिसाइज़ होता है, वो छोटा से छोटा मेज़रमेंट, छोटा से छोटा वेरिएशन भी नाप सकता है। हम लोग एक टर्म कहते हैं लीस्ट काउंट, तो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होता है। लीस्ट काउंट का मतलब वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या कर सकता है, तो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट कम होता है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि भले ही वो एक्यूरेट ना हो, वो एक्यूरेसी से बहुत दूर मेजर करके बताता हो, लेकिन जब वो मेजर करे, तो बहुत ही ज़्यादा पास पास मेजरमेंट्स थे। जैसे एक बार मेजर किया 2.513, एक बार मेजर किया 2.514, एक बार मेजर किया 2.511। तो यहाँ पर देखिए कि 0.001, 003, 004 इस रेंज में ये डिफरेंस देता है। तो ये डिवाइस काफ़ी प्रिसाइज कहलाता है। वहीं पर अगर मैं एक डिवाइस यूज़ करूं जो 2.5 के बाद सीधे 2.6 दे, तो बोलेंगे कि ये तो 100 ग्राम के डिफरेंस पर बता रहा है, तो इसकी प्रिसीजन कम है। ठीक है। तो प्रिसीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ वन मेजरमेंट टू नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट, ये डिवाइस की बात कर रहा हूँ। ये अगर कोई डिवाइस प्रिसाइज है, तो एक मेजरमेंट देगा, तो फिर उसके बाद से अगला मेजरमेंट उसके बहुत ही पास देगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि रीप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ सीरीज ऑफ लाइव ट्रायल्स। ये अगर हम लोग कई सारे मेजरमेंट लेते हैं, तो कितने ज़्यादा रिलायबल हैं आपका जो मेजरमेंट है, कितना पास पास वो मेजरमेंट्स देता है। डिफरेंट ट्रायल्स से हम लोग करते हैं, कई सारे रीडिंग लेते हैं, तो वो सारे रीडिंग कितने पास पास आते हैं। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने लिया कि ट्रू वैल्यू किसी करंट का सपोज 2.5 एम्पियर। अब एक डिवाइस से मैंने मेजर किया, तो उसने बोला कि करंट 2.4 एम्पियर है, और एक दूसरे डिवाइस से दूसरा रीडिंग हमने लिया, तो वो बोलता है 2.6 एम्पियर है। तो इस डिवाइस का अगर एक्यूरेसी की बात करें, तो एक्यूरेसी ठीक है, काफ़ी सही है कि 2.5 अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो 2.4, 2.6 दे रहा है। अब इस दूसरे डिवाइस को देखो, दूसरा डिवाइस से जब हम लोग मेजर करते हैं, तो एक रीडिंग में ये बताता है 2.92 एम्पियर है, और दूसरा रीडिंग इसी डिवाइस से लिया, तो ये बताता है 2.91 एम्पियर है। तो 2.5 को ये 2.9 बता रहा है, मतलब इस दूसरे डिवाइस की एक्यूरेसी तो बहुत खराब है, इस दूसरे डिवाइस की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है।
लेकिन अगर प्रिसीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये एक बार 2.4 एम्पियर बताया और फिर उसके बाद से 2.6 एम्पियर बता रहा है। मतलब इसके जो दो रीडिंग्स हैं उन दोनों रीडिंग्स में 0.2 एम्पियर का गैप है। और यहाँ पर देखें तो एक बार ये 2.92 एम्पियर बता रहा है और दूसरे बार 2.91 एम्पियर बता रहा है। तो इन दोनों रीडिंग्स के बीच में 0.01 एम्पियर का गैप है, 0.01 एम्पियर के गैप पर बता रहा है। और ये कितने बता रहा है, 0.2 एम्पियर के डिफरेंस पर ये अपना रीडिंग देता है, 0.2 एम्पियर के डिफरेंस पर। तो ये जो डिवाइस है ये एक्यूरेट ज़्यादा है लेकिन प्रिसाइज कम है, और ये डिवाइस आपका एक्यूरेट कम है लेकिन प्रिसाइज बहुत ज़्यादा है। दो मेजरमेंट के बीच का जो डिफरेंस आता है वो बहुत कम आता है। तो होप ये क्लियर है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग क्या कहते हैं, साइंस बोलता है कि जब भी आप कोई मेजर्ड वैल्यू लिखिए तो आपको वो मेजर्ड वैल्यू ऐसा लिखना चाहिए कि आपके लिखे हुए आंसर को देख करके हमें पता चल जाए कि आपने इसके मेजरमेंट में कितने प्रिसीजन का ध्यान दिया है, कितना प्रिसाइजली आपने मेजर किया है। ध्यान रखिएगा, एक्यूरेटली मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर बोलता है कि आप जब भी मेजरमेंट करें तो मेजरमेंट के आंसर को ऐसे लिखें कि सिर्फ आपके आंसर को देख करके, आपके ये रीडिंग को देख करके देखने वाले को पता चल जाए कि ये जो मेजरमेंट है ये कितना प्रिसाइजली किया गया है। तो साइंस कहता है कि हमें अपने मेजर्ड वैल्यू को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे शो करना चाहिए कि देखने वाला देखते ही समझ जाए कि जिस मेजरिंग डिवाइस से आपने उसको नापा है उस मेजरिंग डिवाइस का प्रिसीजन क्या था, कितना प्रिसाइज आपका मेजरमेंट है, ये आपके रिजल्ट को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। इसको आप अलग से बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं हम लोग इसको, तो जब भी हमको अपने मेजर्ड वैल्यू को सिग्निफिकेंट प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में शो करना होगा तो हम क्या करते हैं कि वो सारे डिजिट्स हम लेते हैं जो रिलायबल हैं, जिनके ऊपर हम लोग रिलायबल हैं, जिनको हमने रिलायबली मेज़र किया है, जिनके ऊपर हम कॉन्फिडेंट हैं, उन डिजिट्स को दिखाना है। प्लस फर्स्ट डिजिट दैट इज़ अनसर्टेन, पहला डिजिट जिसके अबाउट आप अनसर्टेन है उस डिजिट को भी दिखाना है। देखिए क्या मतलब है, किसके अबाउट हम रिलायबल है और किसके अबाउट अनसर्टेन है, ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मेरे पास एक स्केल है और इसके ऊपर इस तरह से पार्टीशंस बने हुए हैं। कहीं पर हम गए, स्केल बड़ा था, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मेज़र कर रहे थे तो 12 सेंटीमीटर के बाद हमने मेज़रमेंट फिर देखना शुरू किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मेजर्ड वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेजर्ड वैल्यू इसका कितना आएगा, ये 12 है, ये 12.1, 12.2, 12.3। तो 12.2 और 12.3 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। इसको ये समझो कि मैंने इसको जूम कर लिया, बड़ा करके मैं देख रहा हूँ। तो 12.2, 12.3 के बीच में मुझे लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में जो आपका मेजरिंग स्केल होता है ये नॉर्मल वही स्केल है जो हम लोग अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो उस स्केल के अंदर ये जो मिलीमीटर के पार्टीशंस होते हैं, मिलीमीटर के पार्टीशंस इतने पास होते हैं कि हमें ये देखना बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि ये 12.2 और 12.3 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब हम देखते हैं, इसको मेज़र करते हैं, तो कोई बच्चा इसको 12.2 मेज़र करके बताता है, कोई बच्चा 12.3 मेज़र करके बताता है। अगर ये बिल्कुल किसी बच्चे को 12.2 के ऊपर भी दिखाई दे, बिल्कुल यहाँ पर भी अगर किसी को दिखाई देता है तो भी वो ज़रूरी नहीं है कि 12.2 के ऊपर हो, 12.2 से थोड़ा पीछे भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है। अब सोचिए कि इसको मेज़र करने में कोई बच्चा क्या गलती कर सकता है। अगर मैं इसको लिखता हूँ कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमारा 12.2 है, तो क्या मैं 12 में गलती कर सकता हूँ? ये जो 12 है ये 12 में गलती कर सकता हूँ? तो इस 12 में गलती करना बहुत ही कम चांस है। एक समझदार इंसान जिसकी आंखें और दिमाग ठीक ठाक चलता हो वो इस 12 के अंदर गलती नहीं कर सकता है। तो गलती कहाँ पर कर सकता है? ये 0.2 मेज़र करने में वो गलती कर सकता है। अगर बिल्कुल ये चीज़ हमको 0.2 पर भी दिखाई देता है असल स्केल के अंदर, तो हो सकता है कि इससे थोड़ा पीछे हो या इससे थोड़ा आगे भी हो सकता है। तो ये जो तीसरा डिजिट मैंने, लास्ट डिजिट जो लिखा हुआ है, जो मिलीमीटर में मैंने नाप करके 2 मिलीमीटर लिखा हुआ है, इस 2 मिलीमीटर के बारे में कन्फ्यूजन है। ये एग्जैक्टली 2 मिलीमीटर ज़रूरी नहीं है, थोड़ा इससे ज़्यादा या थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये आखिरी डिजिट जो है यही क्या है, ये अनसर्टेन डिजिट है। तो एक अनसर्टेन डिजिट, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि इसके बारे में हमने अंदाज़ा लगा करके लिख दिया कि ये तो 12.2 और 12.3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये मेजरमेंट मेरा 12.25 होगा। ये नंबर मैंने लिखा है, दिस इज़ नॉट अलाउड टू राइट इन आवर मेजर्ड वैल्यू। ये जो 12.25 मैंने लिख लिया, तो ये जो आखिरी वाला 5 है, आखिरी वाला 5 लिखना अलाउड नहीं है साइंस के अंदर। आप सिर्फ इतना ही दिखा सकते हैं,
इसमें ये दोनों डिजिट इनके अबाउट हम रिलायबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि ये तो सही है ही है, और एक आखिरी डिजिट जो है ये अनसर्टेन है। तो इसको कहा जाता है प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना। अगर मैं इस मेज़रमेंट को 12.2 को 12.20 लिखूं तो ये मेज़रमेंट गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने 2.20 लिख करके ये मेज़रमेंट दिखाया, मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपने जिस डिवाइस से मेज़र किया है उससे आप 0.01 सेंटीमीटर भी मेज़र कर सकते थे, 0.1 मिलीमीटर भी आप मेज़र कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 मिलीमीटर के गैप पर मेज़र कर सकते हैं। 12 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 और 3 मिलीमीटर के बीच में कुछ हम मेज़र नहीं कर सकते हैं अपने नॉर्मल मीटर स्केल से। और अगर मैंने ये लिख दिया तो ये क्या बता रहा है कि आप 2 0 के साथ 2 1 2 2 सब मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए मीटर स्केल से अगर किसी ने मेज़र करके और 12.20 सेंटीमीटर ये आंसर लिखा है तो दिस इज़ रॉन्ग आंसर। ये आंसर क्या है, गलत है, ये आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। अब कोई अगर मेजर्ड वैल्यू हमको दिया हुआ है, लिख करके दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसके लिए हम रूल पढ़ते हैं, रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या रूल है जिससे हमको पता चले कि किसी मेजर्ड वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने डिजिट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो भी मेरे पास डिजिट्स हैं, दो तरह के डिजिट हो सकते हैं, या तो ज़ीरोज़ होंगे या नॉन ज़ीरोज़ होंगे। या तो ज़ीरोज़ होंगे डिजिट्स के अंदर, या क्या होंगे हमारे पास, नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बारे में क्या पता है हमको कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2.752, ये अगर मैंने मेजरमेंट लिखा है तो ये नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट, ये नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट, ये नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट। तो इससे मुझे पता चला कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर। समझ में आ रही है बात? उसके बाद देखिए दूसरे तरह के जो डिजिट्स हैं वो है ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ के अंदर कई रूल होते हैं, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ज़ीरोज़ के अंदर कई रूल हैं। अगर ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ आते हैं, अगर ज़ीरोज़ हमारे पास हैं किसी मेजर्ड वैल्यू के अंदर, और वो ज़ीरोज़ कहाँ पर आते हैं, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2.700502। अब इसके अंदर ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये दो ज़ीरोज़ जो हैं, ये 2 नॉन ज़ीरोज़ 7 और 5 के बीच में आ रहा है। ये जो ज़ीरो है ये 2 नॉन ज़ीरोज़ 5 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये ज़ीरोज़ क्योंकि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, पहले ही हमने लिख लिया कि नॉन ज़ीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। और जो ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो भी क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़, ऐसे ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं, ऐसे ज़ीरोज़ जो दो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आ रहे हैं, दैट आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, क्या है ये सिग्निफिकेंट है। समझ में आई बात? दूसरी तरह के ज़ीरोज़ हैं लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब होता है पहले आने वाले ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ पहले आ रहे हैं। कितना पहले आ रहे हैं, बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो, पहले नॉन ज़ीरो से पहले, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है मेरा उससे भी पहले जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं। तो जो ज़ीरोज़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले आते हैं वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 0.00502, ये लिखा मैंने। अब इसके अंदर ये जो ज़ीरोज़ हैं, ये पहला ज़ीरो, ये दूसरा ज़ीरो, ये तीसरा ज़ीरो, इन तीनों ज़ीरोज़ के बारे में बताओ क्या होगा। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले ये आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट ही होता है, तो ये नॉन ज़ीरो मेरा सिग्निफिकेंट हो गया। ये नॉन ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट ही होता है, सिग्निफिकेंट हो गया। ये ज़ीरो, दिस ज़ीरो इज़ लाइंग बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़, तो दिस इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस मेजरमेंट? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे।
यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे कितने थे? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। यहाँ पर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए लास्ट आता है ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब क्या होता है? वो जीरोज विच कम आफ्टर लास्ट नॉन जीरो, जो आखिरी वाले नॉन जीरो के बाद आते हों, आखिरी नॉन जीरो के बाद आते हों, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेलिंग जीरोज। देखो कैसे होते हैं ये। मान लो मैंने कोई मेजरमेंट लिखा 0.0502, 0.5020, तो ये आखिरी वाला ज़ीरो है, ये लास्ट नॉन ज़ीरो के लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के लिए दो रूल होते हैं हमारे पास। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के लिए दो रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं? एक होता है रूल इसके लिए कि अगर ऐसे नंबर हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, विद डेसिमल पॉइंट, ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल लगा हो विद डेसिमल पॉइंट्स, और ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट ना लगे हों, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये दो तरह के नंबर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा नंबर है मेरे पास जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, जैसे कि ये वाला है, इसमें जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें क्या होंगे? ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसमें ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे। ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। और ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो उसमें ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरो है ये लास्ट नॉन जीरो के बाद आ रहा है, लेकिन देखिए इसमें इस नंबर में डेसिमल लगा है कि नहीं? हाँ, डेसिमल लगा है। अगर डेसिमल लगा है तो ये क्या है? ये लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो गए। ये पहला वाला नहीं होगा, इसके अलावा जो भी है सब होंगे। और अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 25,000, ये नंबर लिखा हुआ है 25,000, इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सिर्फ ये दो, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और इसके अंदर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आ रही है बात समझ में? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करना आपको आ गया होगा। देखिए बहुत सिंपल है। डिजिट्स हमारे पास दो तरह के हैं, नॉन जीरोज हैं और जीरोज हैं। नॉन जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज 3 तरह के होते हैं। एक जीरो होते हैं जो दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं। जो जीरोज दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। और दूसरे तरह के जीरोज होते हैं लीडिंग जीरोज, जो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले आते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो के पहले आने वाले हमेशा ही नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है। और तीसरे टाइप के जीरोज होते हैं ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज के लिए दो रूल होते हैं। अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, और अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो उसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। अब देखो इसका एक ट्रिक अगर मैं बताऊं कि कैसे हम लोग एक बार में बता सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट लगा हो, अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो फर्स्ट नॉन जीरो से स्टार्ट करके और लास्ट तक, फर्स्ट नॉन जीरो से स्टार्ट करके एंड तक जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं 0.20500, फर्स्ट नॉन जीरो से स्टार्ट करके, देखो डेसिमल पॉइंट लगा है, यस, फर्स्ट नॉन जीरो से स्टार्ट करके आखिर तक जितने भी हैं सबके सब सिग्निफिकेंट। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो से स्टार्ट करके लास्ट तक जो भी हैं सबके सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। अगर मान लो लिखा है मैंने 2.500, इसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है फर्स्ट से स्टार्ट करके आखिर तक, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। और ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट ना लगा हो उसमें फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो से एंड तक, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक। तो अगर कोई नंबर मेरे पास होता 2050100,
अगर ये कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसमें देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इसलिए फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे सिग्निफिकेंट हैं और इसके बाद वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इस तरह से हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये रूल्स भी याद रखना होता है, कई बार रूल्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल हैं। इसके अलावा देखिए कुछ एडिशनल रूल्स इसके बारे में जानना जरूरी है। ये जो भी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी से प्रॉपर बता रहा हूँ, ये प्रॉपर बिल्कुल एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना कि जिसमें एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाते हैं तो कई सारे थ्योरी मिसमैच करने लगते हैं, और मिसमैच करता हुआ थ्योरी ये आपका एनटीए मानने वाला नहीं है। ठीक है, वो एनसीईआरटी ही मानते हैं, एनसीईआरटी कोई आपका होली बुक, रेफरेंस बुक बना करके रखा गया है, उसी से सब कुछ किया जाता है, तो इसीलिए हमको एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने जो भी डिफिनेशन वगैरह लिखे हैं सब एनसीईआरटी से लिखे हैं। देखिए लिखा है, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। आपने अगर कोई चीज मेजर किया सेंटीमीटर में, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज होते जाए, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट हमें क्या बताता था, वो प्रिसीजन बताता था कि आपने ये जो मेजरमेंट किया है वो कितना प्रिसाइजली मेजर किया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आप इसका सिर्फ यूनिट बदल दें तो किसी को लगे कि नहीं आपने तो ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर कर दिया। जब आपने सेंटीमीटर में मेजर किया तो जो प्रिसीजन रहा होगा इंस्ट्रूमेंट का वही रहेगा, वो यूनिट कन्वर्ट कर देने से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर 2.308 सेंटीमीटर मैंने लिया एग्जाम्पल में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, अगर इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अभी भी ये जो लीडिंग जीरोज हैं ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, 1 2 3 4 यहाँ भी 4 ही हैं। फिर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब भी यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब मैंने इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यही सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि लास्ट वाला तो सिग्निफिकेंट होता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि मैंने तो माइक्रोमीटर में ही मेजर किया था, माइक्रोमीटर में मेरा स्केल जो था वो कैलिब्रेटेड था, वो एक एक माइक्रोमीटर नाप सकता था, तो मैंने इतना मेजर कर दिया। ठीक है, 23080। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जो लास्ट वाला जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है? तो इससे बचने के लिए साइंस बोलता है कि आप जब भी मेजरमेंट जब भी करें तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाइए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब a इंटू 10⁻⁵ के फॉर्म में। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में दिखाएंगे तो फिर सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। और जब भी कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए 10⁻b में नहीं जाते हैं, हमको सिग्निफिकेंट फिगर किस में काउंट करना होता है, a में। कोई भी नंबर है इसको आप 10 में दिखाइए, a इंटू 10⁻b के टाइप का दिखाइए। जैसे ये है 20308, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ दूसरे में, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 10 के पावर्स में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे 20308 सेंटीमीटर है, इसको मैं 0.02308 मीटर लिखने के बजाय मुझे लिखना चाहिए 2.308 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जब मैं इसको किलोमीटर में चेंज करने जाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा। अब मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट जब काउंट करना होगा तो 10 के पावर्स में नहीं देखना है, मुझे कहाँ देखना है, इसमें ए में, जो आपका कोफिशिएंट है 10 वाले का, उसके अंदर जाके काउंट करना है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसके अंदर तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज कहाँ होने वाला है। तो जब भी कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो तो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने के लिए इस ए के अंदर जाना है, बी के अंदर नहीं जाना है। इसके अंदर नहीं देखेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर देखेंगे। समझ में आ रही है बात? इसके बाद एक और रूल इसके अंदर देखो कि कह रहा है कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग फैक्टर है, अगर किसी चीज के अंदर, किसी फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर है जो ना तो राउंडेड नंबर है और ना ही किसी मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं r इज इक्वल टू d/2, रेडियस में बोल रहा हूँ, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर/2, तो ये जो नीचे 2 है, ये 2 कोई मेजर किया हुआ नंबर नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है। डायमीटर के आधे को हम लोग बोलते हैं, डायमीटर नापेंगे लेकिन ये 2 नहीं मेजर करना है,
तो 2 के अंदर प्रिसीजन की कोई बात ही नहीं होगी। तो 2 के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। 2 के पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इनफाइनाइट। अब अगर इनफाइनाइट डिजिट है आपके पास, तो इनफाइनाइट डिजिट्स में जो भी कन्वीनियंट रहता है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। इस 2 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं 2.0 भी लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं 2.00 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिजिट चलेगा, इसके पास तो इनफाइनाइट है, एक में ही दिखा रहा है। यहाँ पे 2 है, चलेगा, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है, आप 2 ही में दिखा रहे हैं। 3 है तो भी चलेगा, 5 लगाओ, 10 लगाओ, सब चलेगा। ऐसे ही अगर हमने सर्कमफरेंस का फॉर्मूला लिखा है 2πr, तो इस 2πr के अंदर ये जो 2 है ये मेजर नहीं किया जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसी तरह से पाई के अंदर भी हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है इनफाइनाइट है। पाई को भी हम मेजर नहीं कर रहे हैं, गलती तो वहां पे होती है या प्रिसीजन हम लोग वहां पर देखते हैं जो नापा जाता है, तो हमें पाई को मेजर थोड़ी करना है। तो पाई के अंदर भी हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो ये रूल्स हैं जिससे हम लोग किसी भी नंबर के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं। साइंस में अक्सर ऐसा होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का पता लगाने के लिए हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे अगर रेजिस्टेंस पता लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वोल्टेज मेज़र करता हूँ और करंट मेज़र करता हूँ, और वोल्टेज और करंट के हेल्प से मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो अगर मैंने वोल्टेज और करंट को मेज़र किया है, तो वोल्टेज और करंट के मेज़रमेंट में मुझसे गलती हो सकती है। जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ वो कितनी प्रिसाइज़ हैं ये मायने रखती हैं। और फिर इनके हेल्प से अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करने गया R = V/I करके, तो मुझे देखना पड़ता है कि अगर V और I ये दोनों के दोनों मैंने कम प्रिसीजन के साथ मेज़र किया है, तो मेरा R जो है उसकी प्रिसीजन क्या होनी चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो मैंने कभी मास मेज़र किया, मास मेज़र करके और पता लगाया कि 2.377 ग्राम ये किसी ऑब्जेक्ट का मास था। फिर मैंने उसका वॉल्यूम मेज़र किया, वॉल्यूम मुझे पता चला 2.51 सेंटीमीटर क्यूब ये उसका वॉल्यूम है। और फिर मैं डेंसिटी पता करने गया, डेंसिटी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम किया, तो ये नंबर्स को डिवाइड करने के बाद से इतना आया। अब सोचिए ज़रा कि अगर मैंने मास को मेज़र किया है और मास को मेज़र करते समय मेरा प्रिसीजन था डेसिमल के बाद से 3 डिजिट तक का, और वॉल्यूम को मेज़र करते समय ये था मेरा, तो डेंसिटी को मेज़र करके जब मैं आंसर लेकर के आता हूँ, इनके हेल्प से अगर मैं डेंसिटी निकालता हूँ और डेंसिटी का मैं आंसर लेकर के आता हूँ, तो डेसिमल के बाद इतने डिजिट का प्रिसीजन कैसे हो सकता है। तो ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट लगता है कि अगर यहाँ पर एक्यूरेसी कम है, यहाँ पर एक्यूरेसी कम है, तो ये एक्यूरेसी ज़्यादा कैसे हो सकती है अगर हमने इन्हीं के हेल्प से इसको फाइंड किया है। तो इसीलिए जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते समय ये आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है कि हम लोग प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कैसे लिखें। तो प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर कैसे लिखा जाए, इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो हमको राउंडिंग ऑफ के रूल्स जानने पड़ेंगे, ये कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो मान लो कि मुझे प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। आपने यहाँ पर मास और वॉल्यूम के हेल्प से डेंसिटी निकाला, ये आंसर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि मास और वॉल्यूम को मैंने प्रिसाइजली मेज़र नहीं किया था। तो इसको प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में मैं रखना चाहता हूँ, तो इनमें से कुछ डिजिट्स को मैं ड्रॉप करूँगा, कुछ डिजिट्स को यहाँ से हटाऊंगा। तो जब उन डिजिट्स को ड्रॉप करना होगा, हटाना होगा, तो कैसे हटाया जाए उसे हम लोग, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो राउंडिंग ऑफ हमें सीखना है, कैसे राउंड ऑफ किया जाए। तो देखिए, मान लो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो ए है। पहले थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करना, फिर मैं एग्जाम्पल के जरिए इसको समझा दूंगा अच्छी तरह से। अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो ए है, ठीक है, तो ए क्या क्या हो सकता है, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो क्या हो सकता है। तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना होगा, या तो वो 5 से कम होगा, या 5 के बराबर होगा, या 5 से बड़ा होगा। ए या तो ये 5 से कम होगा, या इक्वल टू 5 होगा, या ए कैन बी ग्रेटर देन 5। अब इनके लिए रूल क्या होता है, जिस नंबर को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम करने के लिए, घटाने के लिए, आप जिस डिजिट को हटाना चाहते हैं, अगर वो डिजिट 5 से कम है, तो आप क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद से पिछले वाले डिजिट के अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं। जिस डिजिट को आप हटाना चाहते हो, अगर वो डिजिट 5 से ज़्यादा है, तब आप क्या करते हो कि आप उस डिजिट को हटाते हो और पीछे वाले डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट में
एक बढ़ा देते हो, ठीक है। और जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट 5 है, तो फिर हमारे पास दो रूल होते हैं। हम देखते हैं कि इस 5 से पहले वाला डिजिट जो है ये ऑड है या इवन है। अगर 5 से पहले वाला डिजिट ऑड होता है तो हम 5 को ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद से प्रीसीडिंग डिजिट को, पीछे वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। और अगर हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 को ड्रॉप करना है, और उसके पहले वाला डिजिट इवन है, तो हम क्या करेंगे कि 5 को ड्रॉप कर देंगे और पीछे वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इन सारे रूल्स को जरा सा एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तब जा करके ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि राउंड ऑफ करिए। क्या राउंड ऑफ करना है? इतने सारे मेजरमेंट्स हैं, इनको राउंड ऑफ करिए। कितने में? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो अगर ये मैं पहला वाला लिखता हूँ, फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2.6054, अब मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो ये 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो मुझे सिर्फ 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, इसके बाद वाले को हटाना पड़ेगा। तो जो आखिरी वाला है जिसको मुझे ड्रॉप करना है, देखूंगा कि ये 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है। तो मुझे पता चला ये 5 से कम है। तो रूल क्या कहता है कि जिसको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से कम है तो आप उसको ड्रॉप करिए और पीछे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अनचेंज्ड छोड़ दीजिए। तो मुझे करना क्या है कि इस 4 को ड्रॉप कर देना है, और ड्रॉप करने के बाद से पीछे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 2.605। समझ में आई बात? इसके बाद से सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है? सेकंड एग्जांपल कह रहा है कि 3.7059, इसको राउंड ऑफ करिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो मेरे ये हो गए 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। अब मुझे ड्रॉप किसे करना है? ड्रॉप करना है 9 को। अब देखो कि 9 5 से बड़ा है या छोटा है? तो 9 5 से बड़ा है। रूल क्या कहता है कि अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा होगा, तो आप उसे ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने के बाद से प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे, रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से। तो आप क्या करेंगे कि इसको 9 को ड्रॉप कर देंगे और पीछे वाले को एक बढ़ा देंगे। तो आएगा क्या हमारे पास? 3.706। इसको हटाया और पीछे वाले में एक बढ़ा दिया। नंबर 3, तीसरा है हमारे पास 7.9055, ये है। अब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसे भी राउंड ऑफ करना है। तो 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। मुझे इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो 5 को ड्रॉप करने का रूल क्या कहता है? बोलता है कि अगर 5 को ड्रॉप करना है, तो आप देखिए 5 से पहले क्या है? ऑड है या इवन? तो 5 से पहले वाला अगर ऑड है तो आप उसको ड्रॉप कर देंगे और प्रीसीडिंग डिजिट में, पीछे वाले डिजिट में एक बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है। 5 के पीछे क्या है? 5 है, मतलब ये भी ऑड है। अगर ऑड है तो रूल बोलता है कि इसमें एक इंक्रीज कर दो, मतलब ये हो जाएगा 7.906, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है 13.745। अब मुझे राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में। 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ये आपका 5वां डिजिट है जिसको आपको हटाना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये 5 है। 5 से पीछे क्या है? इवन। तो रूल क्या कहता है कि जिसको राउंड ऑफ करना है, अगर उससे पीछे वाला डिजिट इवन होता है तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं और पीछे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 5 को ड्रॉप कर देना है और ड्रॉप करके पीछे वाले डिजिट को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 13.74, क्योंकि ये 4 इवन था इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। पहले हम एक और रूल पढ़ते थे, लेकिन इस बार जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ है 2026 में, उसने हमारे डेफिनेशन को कह लीजिए या जो लॉजिक होता है, प्रॉपर लॉजिक को उसने चोट पहुंचाया है, और इसके ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। होता ये था कि अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो 5 है, और 5 के आगे वाला डिजिट नॉन ज़ीरो है, 5 के आगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते थे, 13.7452 सपोज है, और मुझे ये 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ मुझे ड्रॉप किसे करना है? 5 को। और मैं देखता हूँ कि इसके बाद वाला डिजिट क्या है? इसके बाद भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो मैं इस 5 को ग्रेटर देन 5 मान करके और लिखता था 13.74, और क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक बढ़ा दिया 5, तो हो जाता था ये 13.75। तो बिल्कुल ऐसा ही राउंड ऑफ का एक क्वेश्चन था, और उसमें एनटीए ने ये नहीं माना कि मैं इसको पीछे एक बढ़ा सकता हूँ, 4 में एक इंक्रीज कर सकता हूँ।
और उसका लॉजिक उन्होंने दिया कि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। तो असल में एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स लिए गए हैं वो इसी तरह के एग्जांपल हैं। जब मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है तो 5 हमारा बिल्कुल लास्ट डिजिट होता है, तो आप इसको हटा भी दीजिए तो पीछे हमें देखना पड़ता है ऑड या इवन, वो वाला रूल देखना पड़ता है। 5 के आगे नॉन ज़ीरो लेकर के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया नहीं गया। तो जो लॉजिक कहता है, लॉजिक के अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन अब लॉजिक नहीं एनसीईआरटी चलता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग जब राउंड ऑफ करेंगे तो 13.74 ही लिखेंगे, 13.75 नहीं लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं, कौन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस तरह से प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर बताया जाए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये होता है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप ऐड करना चाहते हैं, पहले नॉर्मल रूल से उनको ऐड कर देते हैं। नॉर्मल जो एडिशन का रूल आपको पता है उससे आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जब आंसर आ जाएगा तो इस आंसर को प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। रूल ये कहता है कि द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने की द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जिन नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये जो 3 नंबर हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं, इनमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, और यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल प्लेस है। तो जब हमारा आंसर आएगा तो आंसर में क्या करना है, आंसर में हमको इन सब में सबसे कम वाला, मतलब ऐसा वाला आंसर हमारा आना चाहिए। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके मेजरमेंट में प्रेसिजन 2 डिजिट का था, इसके मेजरमेंट में प्रेसिजन डेसिमल के बाद 1 डिजिट का था, और इसके मेजरमेंट में प्रेसिजन डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स का था, तो आंसर में हमको मोस्ट अनसर्टेन देखते हैं, मतलब सबसे कम प्रिसाइज वाले के हिसाब से हमको राउंड ऑफ करना होता है। सबसे कम प्रिसाइज मेजरमेंट इसका है, उसी के अकॉर्डिंग राउंडिंग ऑफ होगी। तो हम क्या करेंगे कि 8 के आगे वाले जो भी होंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट छोड़ के इसके आगे वालों को ड्रॉप कर देंगे। तो इसके आगे जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, नियरेस्ट डिजिट देखिए, तो नियरेस्ट डिजिट है 2, एंड 2 इज लेस देन 1। ये क्या है, 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो क्या करेंगे कि इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, और पीछे वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 663.8 ग्राम। 663.8 ग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रही होगी बात। एक और एग्जांपल देखो यहाँ पर। मान लो तुम्हें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, मान लो एक रेक्टेंगल गिवन है। अब इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ ये आपको पता है, ये रेक्टेंगल गिवन है आपको। इस रेक्टेंगल का लेंथ है सपोज 3.7 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 2.753 मीटर, ये इसकी चौड़ाई है। अब मुझे निकालना है इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा एस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये काम करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे 2 इंटू लेंथ है 3.7 प्लस 2.753। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 12.906 मीटर, ये इसका आंसर आया। अब देखो, अब हम देखेंगे कि हमने लेंथ मेजर किया था, ब्रेड्थ मेजर किया था, तो लेंथ कितना था, डेसिमल के बाद से 1 डिजिट का प्रिसीजन था, और मेजरमेंट ऑफ ब्रेड्थ में डेसिमल के बाद 3 डिजिट का प्रिसीजन था। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर ऐड करेंगे तो देखेंगे जिन 2 नंबर को आपने ऐड किया है उनमें डेसिमल के बाद से कम डिजिट किसमें है, तो इसमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद कम वाले के बराबर मतलब 1 डिजिट आना चाहिए। तो कम वाले के बराबर मतलब 1 डिजिट अगर यहाँ पे करते हैं तो इसके बाद वालों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके बाद वालों को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 12.9 मीटर, ये हमारा सही पैरामीटर होगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर रूल ये होता है कि जिन 2 नंबर्स को
आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, पहले आप जनरल रूल से उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लो हमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डायरेक्टली आपने मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर लिया, जो भी आपने डिवीजन का मेथड पढ़ा है बचपन में उससे डिवाइड करके जो आंसर आपका आया है, इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद तो बहुत ढेर सारे डिजिट है, मतलब इतने सारे सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या प्रिसीजन बढ़ गया? बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो हमें प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाना है। रूल कहता है कि पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो एंड द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर। हमें विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हमें राउंड ऑफ करना है कितने में? ओरिजिनल नंबर्स में देखेंगे कि किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था, किसके पास कम सिग्निफिकेंट डिजिट था, सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके अंदर था, और उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको राउंड ऑफ करना होगा। तो देखिए, जिन दो नंबर्स को आपने डिवाइड किया है, इनमें पहले वाले के पास 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, दूसरे वाले के पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है, इस आंसर में इन दोनों में से कम किसके पास है? इसके पास कम है, तो कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाले के बराबर में हमें राउंड ऑफ करना है, मतलब हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना है। तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और इसके आगे वालों को हटाना पड़ेगा। तो इसके आगे जो लिखा है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो ऐसे ही हटा देंगे और पीछे वाले में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 0.947, 0.947, यही हमारा आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? अब इन दोनों में जरा डिफरेंस देखो, यहाँ पर कम सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं और यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट देखता तो यहाँ देखो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ता 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। और अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करता तो मेरा ये जो आंसर है ये 664 होना था, 663.8 नहीं होना था। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं लगा सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है। मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 664 हो जाएगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है। उसमें हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं, बल्कि हम लोग डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं वो देखते हैं। ये अलग है और ये क्या है? ये चीज़ अलग है। अगर मुझे इसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखना होता तो मैं इसका आंसर लिखता 0.94, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ये दोनों रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल अलग है। ये दोनों अपने दिमाग में बैठा लेना है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास वही वाला रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ मैंने अभी भी आपको बताया था। कितना दिया हुआ था लेंथ और ब्रेड्थ? ये था 3.7 मीटर एंड 2.753 मीटर। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया होता है एल इंटू बी, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं एल इंटू बी करके इसका एरिया निकालूं तो मैं करूंगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 2.75, और ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा मेरे पास 10.1861, 10.1861 ये मल्टीप्लाई करके आंसर आया। अब मैं देखूंगा कि इन दोनों में कम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में थे। तो इन दोनों में यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट थे और यहाँ पर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट थे। तो इन दोनों में जो कम वाला है, कम वाले के हिसाब से मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मतलब मेरे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करूँ तो मुझे आगे वाले को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ 10। तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इस तरह से मैंने आंसर लिख दिया तो रूल के अकॉर्डिंग देखें तो बिना डेसिमल वाला नंबर है और आखिरी ज़ीरो जो होगा इसमें नॉन ज़ीरो के बाद वाला जो ट्रेलिंग ज़ीरो है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो अगर मैं इसका आंसर 10 लिखना चाहूँ तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, लेकिन मुझे आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमारा प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में मेरा आंसर आए? तो उसके लिए एक थोड़ा सा जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। क्या करेंगे? आप इसको लिखेंगे 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। अगर ऐसा मैंने कर दिया 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, तो अब मल्टीप्लाई करने से ये 10 आ भी जाएगा,
मैं सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए यहाँ पर काउंट करूँगा तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं। 10 के पावर से कोई मतलब होता नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1.0 इंटू 10⁻1 मीटर स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो मैंने इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में बता दिया है। लेकिन अगर मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बल्कि एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी हुआ। इस तरह के क्वेश्चन से बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब हमें नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट हमको करना है PYQs। अब इसके बाद से हमें PYQs करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और उससे पहले मुझे एक टॉपिक करना है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये करना है, ये जनरली छोड़ दिया जाता है, लेकिन जेईई मेन में भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद से PYQs नीट के देख लेंगे, जेईई मेन के देख लेंगे, जेईई एडवांस के PYQs एरर करने के बाद।